गुड मॉर्निंग गाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। लास्ट टाइम जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई होप लास्ट लेक्चर आपको याद। सो दिस इज़ आवर टॉपिक। हम लोगों ने लास्ट टाइम थ्रेडिंग वाला पार्ट समझा था और उसके साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जो थ्रेड्स रहते हैं वो वाला पार्ट भी हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो सेम थ्रेडिंग वाला पार्ट है। एक्टिव थ्रेड, करंट थ्रेड कितने हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। सो आप ये नोट्स में से पढ़ सकते हैं और कल का जो मैंने लेक्चर बताया था और उसके साथ मैंने वो सेम लिंक्स शेयर किया था। अगर आपको याद नहीं है सो रिवाइज दोज थिंग वंस। सो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा वहाँ से। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो हम लोगों के पास सर यस। सर फर्स्ट अटेंडेंस का लिंक ओके, हाँ, स्टार्ट में शेयर कर लिया मैं। इसमें ओके ओके। सो एज यू कैन सी मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग बेसिकली एक जो हम लोगों का प्रोग्राम रहेगा, अगर बड़ा प्रोग्राम है तो उसको हम लोग मल्टीपल छोटे छोटे पार्ट्स या जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड्स उसमें डिवाइड करते हैं। एंड देन ये जो थ्रेड्स है इसको हम लोग बेसिकली अपने वे में वर्कआउट करते हैं। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ न्यूअर थ्रेडिंग मॉड्यूल इंक्लूड्स पाइथन 2.4 में वहाँ से बेसिक बताया हुआ है। एक्टिव काउंट रिटर्न्स नंबर ऑफ थ्रेड्स ऑब्जेक्ट दैट आर एक्टिव, मतलब कितने करंटली थ्रेड्स रनिंग है उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देगा। देन थ्रेडिंग करंट थ्रेड, करंट थ्रेड क्या बोल रहा है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ थ्रेड ऑब्जेक्ट्स इन अ कॉलर्स थ्रेड कंट्रोल। दैट इज नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद में थ्रेडिंग एन्यूमरेट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ ऑल थ्रेड ऑब्जेक्ट दैट आर करंटली एक्टिव। रन मेथड क्या करेगा, एंट्री पॉइंट फॉर दिस थ्रेड स्टार्ट, मतलब कॉलिंग द रन मेथड जिससे आपका थ्रेड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ज्वाइन टाइम बताएगा, वेट्स फॉर अ थ्रेड टू टर्मिनेट, ये तभी आएगा। इज अलाइव चेक करेंगे कि थ्रेड जो है वो स्टिल एग्जीक्यूशन मोड में है या एंड हो गया है, उसके लिए हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे गेट नेम। सो गेट नेम बेसिकली क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे गेट नेम रिटर्न्स द नेम ऑफ द थ्रेड जिस जो अभी आपका रनिंग है। सेट नेम, आप एक थ्रेड को नाम सेट कर सकते हैं। सो दिस आर द फ्यू मेथड्स जो यहाँ पे आपको मेंशन किए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे क्रिएटिंग थ्रेड, थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं। कल हम लोगों ने प्रोग्राम जो देखा था उसमें हम लोगों के एग्जाम्पल्स थे हम लोगों के पास। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग थ्रेडिंग वाला जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करेंगे। वो एक बार इंपोर्ट हो गया। आफ्टर दिस हम लोग उसके आगे नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, टाइम जो है इसको इंपोर्ट करेंगे। एग्जिट फ्लैग हम लोगों ने स्टार्टिंग में 0 रखा है बिकॉज अगर एग्जिट का वैल्यू चेंज हुआ तब हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट फ्लैट रखेंगे। आफ्टर दिस इनिट मेथड, हम लोग को पता ही है इनिट मेथड क्या काम करता है, कैसे काम करता है। सो उसमें आगे अगर हम लोग देखेंगे तो इसके आगे हम लोग के पास जो है वो है थ्रेडिंग डॉट थ्रेड इनिशिएट करेंगे हम। देन थ्रेड आईडी यहाँ पे असाइन होगा, नेम एंड काउंटर स्टार्ट होगा। रन मेथड क्या करेगा, रन हम लोग थ्रेड को स्टार्ट करेंगे, देन काउंटर स्टार्ट करेंगे और एक बार हो गया देन उसके बाद हम लोग थ्रेड को एग्जिट करेंगे। तो ये कुछ चीज़ है जो हम लोग बेसिकली प्रिंट करने की ट्राई करेंगे। उसके आगे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे प्रिंट टाइम। सो मतलब अगर थ्रेड कौन से टाइम में अगर स्टार्ट हो रहा है वो कुछ हम लोग चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। सो वाइल काउंटर हम लोगों ने क्या बोला है, जब तक अगर काउंटर अपडेट हो रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, इफ एग्जिट फ्लैग थ्रेड नेम डॉट एग्जिट, तो क्या होगा, अगर एग्जिट फ्लैग का अगर इंडिकेट कर रहा है तो थ्रेड नेम जो है वो एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे टाइम स्लिप, डिले कितना है वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद उसके आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे प्रिंट दिया हुआ है, थ्रेड नेम, टाइम एंड करंट टाइम क्या है वो हम लोग यहाँ पे टाइम के थ्रू प्रिंट करेंगे जिससे हम लोग को पता चलेगा कि करंटली क्या टाइम है। और जैसे जैसे ये टाइम प्रिंट होगा, आप कितना ब्रेक ले रहे हैं ये प्रिंट होगा, वैसे वैसे अगर आप देखेंगे तो आगे आपका काउंटर जो है वो -1 से कम होते जाएगा। और देन हम लोगों ने ऊपर वाला जो क्लास है उसका एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना नोट्स में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया हुआ है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा। सो बेटर कि अगर आप डायरेक्टली हम लोगों ने जो पॉइंट्स पढ़े हैं ना वहाँ से अगर आप कर पाओ तो बेटर रहेगा। लाइक हम लोगों ने कल के लेक्चर में जहाँ से पढ़ा था अगर आप वहाँ से कर सकते हो तो बहुत बेटर रहेगा। सो ट्राई करो कि आप वहाँ से देख लो एक बार। नेक्स्ट इसके आगे अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है।
सिंक्रोनाइजिंग थ्रेड, नाम भी से पता चल रहा है सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या रहेगा। उसके आगे अगर हम लोग देखेंगे, थ्रेडिंग मॉड्यूल प्रोवाइड्स विद पाइथन इंक्लूड्स अ सिंपल टू इम्प्लीमेंट लॉकिंग मैकेनिज्म, जहाँ पे आप लॉक करने किसके क्या होगा, अ न्यू लॉक इज क्रिएटेड बाय कॉलिंग द लॉक मेथड विच रिटर्न्स द न्यू लॉक। सो इससे क्या होगा, आप सर्टन टाइम के लिए अपना जो थ्रेड है उसके लिए सर्टन रिसोर्सेज जो है वो आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव इज अक्वायर में क्या होगा, हम लोगों ने सर्टन रिसोर्स जो है वो आपका थ्रेड जो है उसने सर्टन रिसोर्स को थोड़े टाइम के लिए अक्वायर कर दिया जब तक और कोई उसमें चेंजेस ना करे। ये होगा सिंक्रोनाइजेशन। द ऑप्शनल ब्लॉकिंग पैरामीटर इनेबल यू टू कंट्रोल वेदर द थ्रेड वेट टू अक्वायर द लॉक और नॉट। इफ ब्लॉकिंग इज सेट टू 0 द थ्रेड रिटर्न्स immediately with 0 value if lock cannot be acquired and with 1 if the lock was acquired। सो लॉकिंग पैटर्न है, जैसे हम लोग कोई रिसोर्स टेम्पररी लॉक कर सकते हैं। सो दैट इज द मेन पर्पस फॉर विच वी कैन यूज दिस। एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब ये सारे एग्जाम्पल प्रोग्राम्स आपको लॉक वाले में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सर्टन जो प्रोग्राम हम लोगों ने थ्रेड वाले देखे हो वहाँ से हम लोग के वो इनफ है, बिकॉज इतने डिटेल में हम लोग थ्रेडिंग में कुछ ज़्यादा काम नहीं करते, तो मैं आपको ये नहीं बता रहा। मल्टी थ्रेडिंग प्रायोरिटी क्यू रहेगा हम लोग के पास। गेट मेथड रिमूव्स द रिटर्न एन आइटम इन अ क्यू, देन पुट मेथड एड्स आइटम इन अ क्यू। अगर बहुत ज़्यादा लोग एक साथ मल्टीपल रिसोर्स अगर अक्वायर करने की ट्राई कर रहे हैं, सो वो टाइम पे हम लोग ये पैटर्न जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, सो नेक्स्ट हम लोग के पास है क्यू साइज। तो क्यू साइज रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम दैट आर करेंटली इन अ क्यू, एंड एम्प्टी क्या करेगा, एम्प्टी रिटर्न्स द क्यू इज एम्प्टी। और फुल मतलब अगर क्यू फुल है, लाइन फुल है, अभी और जगह नहीं है, सो टाइम पे हम लोग क्यू फुल वाला जो मेथड है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो काफ़ी बड़े प्रोग्राम्स है, इतने हम लोगों को फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, मॉड्यूल्स, यहाँ से हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट चालू होता है। तो सर्टन जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू इतना काम का नहीं है, जो हम लोग ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करते, वो सिर्फ मैं यहाँ पे आपको अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अ मॉड्यूल अलाउज यू टू लॉजिकली ऑर्गेनाइज योर पाइथन कोड। ग्रुपिंग रिलेटेड कोड इनटू मॉड्यूल मेक्स कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज। तो मॉड्यूल बनाएंगे, मॉड्यूल मतलब हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कंबाइन कर दी है। फॉर एग्जांपल समझो कि हम लोग के पास मल्टीपल चीज़ें हैं जो काम के, तो हम लोग क्या करेंगे, वो सबको एक कंबाइन करके एक लोकेशन पे रख देंगे। सो सारे, जैसे मैथ मॉड्यूल हो गया, तो मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशन करना है उसका एक हम लोगों ने मॉड्यूल बना दिया। सो मॉड्यूल इज अ पाइथन विद ऑब्जेक्ट आर्बिट्ररीली नेम एट्रीब्यूट दैट यू कैन बाइंड एंड रेफर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये हम लोग का बेनिफिट रहेगा। सो इसके लिए हम लोग मॉड्यूल्स बनाते हैं। एंड सिंपली अ मॉड्यूल इज अ फाइल कंसिस्टिंग ऑफ पाइथन कोड। अ मॉड्यूल कैन डिफाइन फंक्शन, क्लासेस एंड वेरिएबल। मॉड्यूल कैन ऑल्सो इंक्लूड रनेबल कोड। सो हम लोग के पास यहाँ पे ऐसे अलग अलग मॉड्यूल हो सकते हैं जिसमें हम लोग मल्टीपल फंक्शंस ऐड करेंगे। सो उससे हम लोगों को बेनिफिट होगा, इन शॉर्ट नथिंग मोर दैन दिस। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग के पास जो पॉइंट है उसमें आपको यहाँ पे बोला है इम्पोर्टिंग मॉड्यूल। तो मॉड्यूल इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिया है। सो मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए मेथड या टेक्निक्स कैसे काम करता है वो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे आपको देखो क्या बोला हुआ है। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को बोल रहा है कि जो हम लोग के इंपोर्ट स्टेटमेंट है, यू कैन यूज एनी पाइथन सोर्स फाइल एज अ मॉड्यूल बाय एग्जीक्यूटिंग एन इंपोर्ट स्टेटमेंट इन द अदर पाइथन सोर्स। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंपोर्ट मॉड्यूल, जो भी मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है, जैसे नॉर्मली हम लोग कहीं पे भी कोई भी मेन क्लासेस को इंपोर्ट करते हैं, वो सेम पैटर्न यहाँ पे भी करेगा। व्हेन इंटरप्रेटर एनकाउंटर्स एन इंपोर्ट स्टेटमेंट इट इंपोर्ट्स द मॉड्यूल। सो ऊपर भी हम लोगों ने देखो प्रोग्राम्स देखे, उसमें हम लोगों ने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा था, जैसे इंपोर्ट क्यू, इंपोर्ट थ्रेडिंग, इंपोर्ट टाइम। सो टाइम रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटीज़ है वो सपोज इंपोर्ट हो गया, थ्रेडिंग रिलेटेड फंक्शनलिटीज़ इंपोर्ट हो गया, क्यू रिलेटेड फंक्शनलिटीज़ इंपोर्ट हो गया, है ना। ये सेम पैटर्न जाएगा यहाँ पे। तो मॉड्यूल में भी वही होगा, हम लोगों ने मॉड्यूल्स बना के रखे अलग अलग, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो मॉड्यूल्स जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट हम लोग कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो वही सेम है। व्हेन इंटरप्रेटर एनकाउंटर्स एन इंपोर्ट स्टेटमेंट इट इंपोर्ट्स द मॉड्यूल इफ द मॉड्यूल इज प्रेजेंट इन सर्च पाथ।
अ सर्च पाथ इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज दैट इंटरप्रेट सर्चेस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आप सपोर्ट मॉड्यूल को इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो बेसिकली बैकएंड में जो भी सपोर्ट मैकेनिज्म्स है वो यहाँ पे काम कर सकते हैं बहुत ईजीली। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे द फ्रॉम इम्पोर्ट स्टेटमेंट, द फ्रॉम स्टेटमेंट लेट्स यू इम्पोर्ट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। मतलब मैथ में से मुझे सारे मैथ के फंक्शंस या फंक्शनलिटीज रिक्वायर्ड नहीं है। सपोज मुझे मैथ मॉड्यूल में से ओनली स्पेसिफिक चीज़ें रिक्वायर्ड है। स्पेसिफिक चीज़ें मतलब मुझे खाली एडिशन सब्ट्रैक्शन और क्यूब निकालने हैं, ऐसे ही सर्टेन स्पेसिफिक चीज़ें करना है, तो मैं वो स्पेसिफिक चीज़ों को यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकता हूँ फ्रॉम कीवर्ड यूज करके। तो इम्पोर्ट some specific things only from a math module or XYZ different types of module which are present there. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिबोनाची नंबर मॉड्यूल, हम लोगों ने यहाँ पे एक नंबर मॉड्यूल बनाया हुआ है। उसके आगे हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिफाइन फिबोनाची। फिबोनाची कैसे वर्क करता है हम लोग को पता है। आप अगर बोलेंगे कि आपको एक सीक्वेंस में अगर नंबर्स जनरेट करने 10 तक का अगर सीक्वेंस में नंबर्स जनरेट करना है, तो हम लोग के पास स्टार्टिंग में नंबर क्या है 0 and 1। तो 0 1 देन 0 + 1 1 होगा, 1 + 1 2 होगा, 2 + 3 5 होगा, 5 + 3 8 होगा, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34। ये फिबोनाची सीरीज रहता है। तो बस उसका सिंपल सा लॉजिक बताया। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग इम्पोर्टिंग द फंक्शन फिबोनाची फ्रॉम द मॉड्यूल फिब। तो हम लोग के पास एक मॉड्यूल है जिसमें से हम लोग ये सर्टेन फंक्शनलिटीज एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको वो सारा खुद से कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर्टेन कोडिंग उसमें ऑलरेडी दिया रहेगा। देन नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू इम्पोर्ट ऑल नेम्स फ्रॉम अ मॉड्यूल इनटू अ करंट नेम स्पेस। नेम स्पेस कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, इसको नेम स्पेस बोलते हैं, या इन शॉर्ट वी कैन से कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इसको नेम स्पेस बोलते हैं। सो हम लोग कोई एक सेट ऑफ क्लास बना सकते हैं जिसमें अलग अलग अपने पर्पस के क्लासेस हो सकते हैं, तो वो आपके नेम स्पेसेस रहेंगे। देन नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिएटिंग एंड एक्सप्लोरिंग मॉड्यूल्स। सो क्रिएटिंग मॉड्यूल्स में हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिएट और राइटिंग पाइथन मॉड्यूल इज़ वेरी सिंपल। टू क्रिएट अ मॉड्यूल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक पाइथन फाइल बनाएंगे विद अ सम मॉड्यूल नेम एंड देन इम्पोर्ट इट यूजिंग पाइथन फाइल विदाउट py एक्सटेंशन यूजिंग इम्पोर्ट कमांड। बस, तो आप भी अपना खुद का ऐसा मॉड्यूल बना सकते हैं। और बहुत सारे कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो ये स्पेसिफिक पैटर्न वर्क करता है। सो एक्सप्लोरिंग बिल्ट इन मॉड्यूल्स में हम लोग क्या बोल रहे हैं, टू वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस कम्स इन हैंडी व्हेन एक्सप्लोरिंग मॉड्यूल्स इन पाइथन, लाइक एक dir एंड एक हेल्प फंक्शन रहता है। dir मतलब डायरेक्टरी होता है। सो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल अलग अलग पर्पस के डायरेक्टरीज हो सकते हैं। और इम्पोर्ट मॉड्यूल जहाँ से हम लोग डायरेक्टली सर्टन लाइब्रेरी, सर्टन पैकेजेस, सर्टन मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं। बेस्ट यहाँ पे हम लोग के पास एग्जांपल क्या है, मैथ मॉड्यूल, जिसके अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। तो हम लोगों ने क्या किया, मॉड्यूल डॉट उसका जो भी फंक्शन या फंक्शनलिटीज़ आपको रिक्वायर्ड है उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं सिंपली यहाँ पे। सेम वे कॉपी साइन है, तो मैथ फंक्शन के थ्रू हम लोगों ने उसको इम्पोर्ट किया। फेब्स है, मैथ के थ्रू हम लोग उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। फैक्टोरियल है, तो हम लोग के पास वो रेडी फंक्शन अवेलेबल है। देन फ्लोर है, तो अपर वाला वैल्यू देगा। सपोज अगर 10.56 है तो 10.56 का फ्लोर वैल्यू जो है वो 10 आएगा, और सील वैल्यू मतलब अपर वैल्यू 11 आएगा। तो ये वे में आपको एक राउंड ऑफ वो रिटर्न करता है। सेम वे बाकी के आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देन यहाँ पे इटरेबल में अगर आपको सम करना है किसी का, तो वो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, वो पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मैथ मॉड्यूल के दिए हुए हैं। तो मैथ मॉड्यूल ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, बस यहाँ पे आपको उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सो वो अभी मैं वापस आपको नहीं बता रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन जस्ट रीड आउट दिस पॉइंट। तो सर्टन चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने अलग से टाइम स्पेंड करके आपको बहुत अलग अलग वे में आपको बताया है। अब जहाँ पे अगर सर्टेन चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है वो मैं आपको क्विकली बता रहा हूँ, जो आप खुद से पढ़ेंगे। इन रिक्वायर्ड नहीं है, इसका ये नहीं है, बट ये सिंपल चीज़ है जो आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो बस वो वाली चीज़ें मैं यहाँ पे भगा रहा हूँ जो आप अभी खुद से पढ़ लेंगे, बिकॉज यहाँ पे सर्टेन टेन, साइन, कॉस ये फंक्शंस दिए हुए हैं। तो आप वहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो रिटर्न करेगा। सो इतना कोई मेहनत नहीं लगेगा आपको। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है हम लोगों के पास, रैंडम मॉड्यूल्स है, रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। देन बुक कीपिंग फंक्शंस है, तो अगर कहीं पे अगर रिक्वायर्ड है तो हम लोग ऐसे कुछ पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। इंटीजर वाला हम लोगों के पास है, फंक्शंस फॉर इंटीजर्स। तो इंटीजर के अंदर अगर आपको कोई एक रेंज सेट करना है, कोई एक सीक्वेंस में अगर आपको नंबर्स जनरेट करना है, तो उसके लिए भी हम लोग के पास पैटर्न है।
देन सेम वे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, रियल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेंगे, तो हम लोग वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये सर्टन कुछ एक्सेसिव दिया हुआ है, ये सबकी हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एग्जाम टाइम पे आपको मार्क करा दूंगा कौन से हम लोग के काम के। सो ये जो टेबल जो है ये आपको याद रखना, बाकी ये ऊपर जो है वो कुछ ज़्यादा ही दिया हुआ है, तो हम लोगों ने उतना डिस्कस नहीं किया और हम लोग के सिलेबस वाइज उतना काम का नहीं है। तो सर्टन जो पॉइंट्स ये नोट्स में लास्ट वाले जो है ना वो हम लोग के काम के नहीं है। एंड ये नोट्स जो हम लोग का यहाँ पे एंड होता है, इसके साथ में हम लोग के फर्स्ट 4 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। अब लास्ट वाला जो यूनिट का दैट इज पाइथन विद माई एसक्यूएल, दैट इज आवर लास्ट यूनिट जो हम लोग अभी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सर्टन थिंग्स जो बहुत एक्सेसिव दिए हुए हैं, जो हम लोगों को इतने काम के नहीं है, वो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे स्किप किया है। सो बाकी के जो सर्टन चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखो और उसको फॉलो करते रहना। सो अभी हम लोग जो डेटाबेस वाला जो पार्ट है वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। सो ध्यान से देखो ये वाला this is पार्ट, Anirudh from ध्यान से EduReka. देखो। So this session is intended to be useful for anyone considering to kickstart their learning about TK Inter and need some insight about how Python can be used to create GUI apps. The focus is basically on approaching the concepts in the easiest way possible. So let's begin by checking out the agenda for the session. We'll start with the introduction of TK Inter, and later we'll need to check on how we can install and get started with TK Inter. Followed by that, we'll look at the overview of all of the concepts present in TK Inter, guys. And we'll be checking out code alongside theory throughout the session. I have got some amazing feedback when I use the code first approach while teaching anything, guys. So I'm sure you'll have a lot of fun learning TK Inter. So let's begin by checking out what a graphical user interface actually is. So guys, graphical user interface is nothing but a desktop application which helps you interact with the computers. They are used to perform different tasks in the desktops, laptops, or any other electronic device in general as well. Here, we're mainly talking about the laptops and the desktops, guys. So GUI apps like text editors can be used to create, read, update, and delete different types of files as well. So GUI apps like Sudoku, Chess, Solitaire are the games which you can play, right? And apps like Chrome, Firefox, Microsoft Edge, etc. are used to surf the internet as well. So there are some different types of GUI apps that we daily use on the laptops and the desktops, guys. So we're going to learn how to create those types of apps as well. As this is an introduction to GUI, make sure you stay tuned till the end as we will create a really simple and nice GUI app, guys. Well, personally, I prefer GUI over command line. Not that there is something wrong with the command line, but for me, I prefer more intuitive and interactive applications with a lot of visuals. Guys, what do you prefer? Head to the comment section and let me know. And next up, we need to check out the Python libraries that are present for designing our own graphical interface. Well, Python has a lot of libraries and these 4 stand out mainly. We have Kiwi and we have Python Qt, we have WX Python and we have TK Inter, guys. Yes, it's spelled as TK Inter, right? So it's TKINTER, guys. Well, among all of these, TK Inter is preferred by a lot of learners and developers just because how simple and easy it is. I am sure you guys will have the same opinion in a while as well. And guys, it is at this point that I'd like to mention that you will require a little bit of knowledge about Python to get started working with TK Inter. There is nothing to worry if you don't have any prior programming experience with Python, guys. I have created an in-depth Python tutorial specifically for beginners as the target audience, and I'm getting some really good feedback on it. So I'd recommend that you guys check it out and I'll leave a link in the description box for the same. So moving on, we need to check what TK Inter actually is. So what is TK Inter, guys? Well, TK Inter is an inbuilt Python module which is used to create simple GUI apps. And it is one of the most commonly used module for GUI apps in all of Python, guys. So you don't need to worry about installation of the TK Inter module as it comes with Python by default, guys. So for the sake of this tutorial, I'll be using Python 3.6, guys. So kindly update if you're using a Python version which is below 3.6. And also, guys, I want you to follow this tutorial along with the practice, right? So by doing that, you can understand it very quickly. Well, don't just try to copy the code, guys. Try to write it by modifying it as you like and then observing and understanding the different outputs. So next up, let us start with the fundamentals of TK Inter. Guys, this is how an application actually executes. First, we have to import the TK Inter model and next we create a main window. It is in this window that we are performing operations and displaying visuals and everything basically, right? So followed by that, we add the widgets and lastly, we enter the main event loop, guys.
If you notice, there are two keywords here that you might not know at this point, right? So one is widget and the other one is an event loop. An event loop is basically telling the code to keep displaying the window until we manually close it. Check out this code for a little bit of better clarity, right? As I mentioned, we're importing the tkinter package and defining a window. Later, we actually are giving a window title which is shown on the title tab whenever you open an application, right? So for example, Microsoft Word is shown on the title tab when you open a Word application, correct? Similarly here, we call it GUI in our case. And lastly, we have a label, guys. A label is nothing but what output needs to be shown on the window, right? So in this case, as you can already see, it is actually hello world. Well, check out the output on the right side. So at this point, congratulations to all of you guys. You just figured out your first tkinter code. It is going to stay as easy as this throughout the entire. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे when we deal with GUI, remember GUI समझेगा, उसके बाद हम लोगों का MySQL and database आएगा. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये tkinter जो है it is the main module जिसको आप यूज़ करके easily बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, सो जो इंटरैक्टिव GUI बेस्ड एप्लीकेशंस है वो बना सकते हैं. ये अगर नहीं यूज़ करेंगे तो GUI यूज़ करना पॉसिबल नहीं है. तो हम लोग यहाँ पे tkinter यूज़ करेंगे. उसमें अगर आप देखेंगे कि अगर मुझे एक विंडो क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे एक विंडो आया तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, विंडो इक्वल टू tkinter.tk. तो इससे क्या होगा, एक विंडो क्रिएट होगा. क्यों मैंने यहाँ पे बोला है विंडो, टू रीनेम द टाइटल ऑफ द विंडो. हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, विंडो का डॉट टाइटल नाम का फंक्शन कॉल किया और ब्रैकेट डबल कोट्स में आप जो भी टाइटल देंगे वो आपके विंडो के ऊपर आ जाएगा. उसके बाद में पैक इज यूज टू शो द ऑब्जेक्ट इन द विंडो. अब यहाँ पे हम लोगों ने लेबल ऐड करना है. लेबल मतलब यहाँ पे ये जो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, दिस इज द लेबल, जो वो वहाँ पे वो विंडो के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ वर्ड्स दिखाएगा. सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, पैक इज यूज टू शो द ऑब्जेक्ट इन द विंडो लेबल. अब यहाँ पे हम लोगों ने जैसे विंडो ओपन किया वैसे यहाँ पे हम लोगों ने लेबल कॉल किया. लेबल इक्वल टू tkinter डॉट लेबल लिखेंगे. ब्रैकेट में कहाँ पे आपको लेबल कहाँ पे डिस्प्ले करना है, विंडो पे. क्या लेबल क्या डिस्प्ले होना चाहिए, तो टेक्स्ट इक्वल टू हम लोग यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. डॉट पैक, तो ये सब कुछ एक कंबाइंड रहेगा. एंड ये मेन लूप जो है ये चलते रहेगा. देखो विंडो डॉट मेन लूप मतलब जब तक आप ये विंडो ऐड नहीं करते तब तक ये लूप में चलते रहेगा और कंटिन्यूसली आपको ये लेबल वहाँ पे विजिबल रहेगा. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिफाइन हियर. सो आई होप यहाँ तक क्लियर है. अगर किसी को थोड़ा अगर इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम हो रहा है सो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, क्रिएट GUI एप्लीकेशन मेन विंडो, और उसके ऊपर हम लोग विजेट्स ऐड कर सकते हैं. विजेट्स का मतलब यहाँ पे अभी हम लोग लेबल बटन जो भी ऐड कर रहे हैं दोज आर द विजेट्स, और उसको हम लोग क्या करेंगे, एक लूप में कंटिन्यूस चलाते रहेंगे. तो जब तक आप वो विंडो देखोगे तब तक ये लूप कंटिन्यू चलते रहेगा. ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे. Tutorial and you will end up appreciating on how simple it actually is. And next, I will walk you through all the different types of widgets that are supported by tkinter, guys. It is really easy to follow through, so let's begin. So what are widgets, guys? Widgets are something like elements in the HTML. You will find different types of widgets to the different types of HTML in tkinter. Well, let's see the brief introduction to all of these widgets in tkinter, guys. So we have everything from label, button, entry, we have combo box, checkbox, radio, scroll text, spin box, menu bar and notebook, right? So button. So guys, basically a button widget is used to place the buttons in the tkinter, right? So it's as straightforward as that. And then we have canvas, and well, canvas is used to draw shapes in your GUI. And we have check button. Well, check button is used to create check buttons in the application, right? So you can select more than one option at a time as well. And then we have entry. Well, entry is used to create input fields in the GUI. And later we have frames. Well, frames are basically used as containers in tkinter. And we have label, guys. So label is used to create a single line widget like text or images or anything. And later we have menu bars. Well, menu bars are used to create menus in the GUI and so on. Well, these widgets are the reason that tkinter is so popular in my opinion, guys. So the first widget we'll be checking out is the label widget, guys. I will not overwhelm you with any of the complete syntaxes for each of the widgets. The code snippets I've shown here will make your learning easier, and I've done this just so you can avoid any sort of confusion, guys. As I mentioned earlier, labels are used to basically create text and images and all of that. But do not forget that they have to be in a single line definition, guys. So check out the output. We have entered our text as Edureka and that is printed as it is. Simple, right?
So there is something called as the geometry function, guys. So it is basically used to change the window size and set it as per our requirement. Well, in this case, we have set it to be 350 pixels in width and 200 pixels in height, as you can check out from the left side part of the code. And next up is the button, guys. Well, it is very similar to the label widget, to be honest with you guys. So all we do is we create a variable and we use the widget syntax to define what the button has to say. Also, here we'll be using a function called as the grid function, which is used to set the position of the button on our particular window. So as you can check out from the output, we have Edureka and the button we have is enter, right? So it has been kept in the first column, right? So it is on the top left. So this is because the grid function takes two parameters, which is column and row. Since the column is 1 and the row is 0, the message appears in that particular place. In fact, we can also change the foreground for a button or any other similar widget as well. We'll be using the parameter FG as shown in the code for foreground, and similarly background color can be changed using the BG property, guys. Well, in this case, our foreground is the text, which is actually red color as defined, and the background is orange as we have set it using the BG parameter. So at this point, we have a clickable button, right? Well, what happens when we actually go ahead and click it? So this is what we call a click event. We need to write the functionality as to what should happen when we click the button, or in other terms, when the click event is fired. Well, for that purpose, we actually have a function which is called as clicked, and we're displaying a text message saying that the button was clicked. We will need to add a parameter called as command in the button definition as shown. Pretty easy, right? So next I have for you guys is entry widget. So what is an entry widget used for? Well, simply put, it is used to create input fields in the GUI, guys. So check out this example code, right? So basically here we are creating a text box using the TK entry class. Grid is used to tell the code where we want the widget to be placed on the window. And next, what should happen when the button is clicked? Well, we have a message that says welcome to, and later whatever is input into the text area will be concatenated along with this and then printed, guys. So check out this example for better understanding. So we have typed out Python training and it displays welcome to Python training. So all of these widgets are really simple, and more than that, they always come in handy as well. So next up, we will check out the combo box widget. So can you guys guess what a combo box is? Well, it is just a drop down menu with options, guys. So check out that there are no parameters for the combo box definition apart from the window, right? And in the next line, we have defined certain values such as numbers ranging from 1 to 5. And next we have something called as text as well. Well, 1 to 5 was numeric inputs, right? But we can have a textual input as well. It is defined using double quotes, and we will later set the selected input. And lastly, we have the grid function to place the widget on the window as well. So again, check out the example here, guys. So we have the drop down menu and it displays all that we have defined in the code. Another easy widget, done. Well, next, this is a classy one, guys. This is the check button. Well, it is widely used in almost all of the sites, right? So basically, we use the check button class to create the widget. We start by creating a variable of the type boolean var. But this is not a Python standard variable, correct? Well, nothing to worry, guys. This is actually a tk-enter variable. By default, we keep the set state to be true, which means that the button is checked already. And next, we are passing the chk_state to the actual check button class to check the state for us. So check out the example here, guys. So we have a really simple check button widget with a certain text. So guys, what other easy widgets like this are available? Well, next, we'll be looking at the radio button widget. Well, again, guys, the radio button widget is widely used, and I'm sure you've seen and used this widget before. We'll be using the radio button class to add the widget. Take a look at the code. Here, we have the value parameters to be different. It's 1, 2, and 3, right? So however, if they are the same, it will lead to a conflict and then there'll be an error, guys. So as you can check out from the output, we have Edureka and the button we have is enter, right? So it is to be noted that a unique value is used to address the radio buttons. So the value should be unique, but the text can be the same, however. Here, we have considered Python, Java, and Scala, right? It can be whatever you want. And again, the grid function is used to place it on the window. So check out the example here to understand how we have used the radio button and used more than one grid function at a time, right? So unlike a check button where you can try selecting multiple cases, here in case of the radio button, you can only select one at a time. And this is important, guys, so I want you to note this at this point. So another nice widget we have is the scroll text widget. Guys, this can be added using the scroll text class again.
One thing you must note here, which is very important, is that you need to specify the width and the height of the scroll text widget. Well, if you do not specify the same, the entire window is actually filled up. So you can basically set the scroll text content by using the insert method, guys. The syntax is pretty simple and we need to use txt.insert with the message as a parameter. And that is all, guys. So next we have the message box widget. Again, let me quickly walk you through this, alright? So we are using the message box library here as well, importing the library and displaying the message basically. But we need to define the message title and the message contents here as shown on the left hand side. So guys, this is where things get interesting, alright? So look at the example on the right. Here we have made use of two of the widgets that we learned. We're using a button click to actually show a message box for us. And this is the input, guys. We first have a button which says click here, and when we end up clicking there, the button click event is actually triggered and we have the message box widget. Well, do note that the message title and the message content can be set to whatever you want based on your particular requirement. Well, last but not the least, here is another simple widget called Spinbox. If you notice the output first, you'll see both the up and down scroll tabs, right? Well, this is how it differs from the scroll down widget. Here, the static number will change over a certain range of values. Well, now take a look at the code, guys. We have three parameters, right? We have from, we have to, and we have width. From tells the start and the default value of the range, and to obviously gives us the upper threshold of the range. Well, width is basically to set the size of the widget to 5 character spaces. But since we're only doing 0 to 100, 3 is more than sufficient for us. But I went ahead and put 5 just so it looks well placed, right? So you can put whatever you want here and it's valid, but make sure it is more than what the range can offer, guys. So that was a lot of widgets, right? As I've said, I've tried to make it as easy as possible by showing you only the function prototypes and the basic syntax. And next is a really quick concept on geometric management, guys. Okay, so guys, यहाँ पे अगर we have geometry management as well, और उसके आगे जो GUI हम लोगों ने किया है, so continue करते हैं. एंड आई होप अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा है बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको उसका थोड़ा सा सिंटैक्स याद रखने की ज़रूरत है. बाकी अगर हम देखेंगे तो बहुत सिंपल वे में ये हो जाता है. ओके, कंटिन्यू करते हैं. Guys, well, all of the widgets in tkinter will have some geometry measurements, right? Well, these measurements give you to organize the widgets and their parent frames, windows, or anything like that. Well, tkinter has these three geometry manager classes, guys. So we have pack, grid, and place. Well, pack is used to organize the widgets in a particular block, which actually means that it occupies the entire available width, right? So it is a standard method to show the widgets in the entire window. Next is grid. Well, we have already used grid at this point, so we already know that it organizes the widget in like a table-like structure, right? Into rows and columns. And next we have place, guys. So it's used to place the widgets at a specific position you want. सो बेसिकली अगर हम लोगों को एक साइन इन या लॉगिन बनाना है, जैसे आप देखो कि फेसबुक है, तो फेसबुक में हम लोग बहुत बार देखते हैं कि टॉप जो आपका स्क्रीन रहता है उसके राइट हैंड साइड, टॉप राइट हैंड साइड पे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करने का विंडो आता है. सो दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ अ प्लेस. अगर मुझे साइन अप फॉर्म बनाना है तो मैं ग्रिड पैटर्न यूज़ करूँगा, जहाँ पे टेबल लाइक स्ट्रक्चर में मैं बहुत सारे मल्टीपल विजेट्स जो है उसको मैं ऐड कर सकता हूँ, जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ सकता है, देन जो चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है, मल्टीपल विजेट्स आ सकते हैं. पैक एक पूरे विंडो को कवर करना है तो हम लोग पैक यूज़ करेंगे, बराबर है. सो उसमें जितने भी विजेट्स है ये कंबाइन करके एक पैक बनाएगा और आपका जो विंडो है उसको प्रॉपरली ऑक्यूपाई करेगा. And again, we've already looked at grid in almost all of the previous codes, right? And I'm sure you guys understood all of these concepts. If you have any doubts, head to the comment section and leave a comment so we can interact there. So next up, we need to check out how we can organize layouts and widgets in the simplest way possible. Well, to arrange the layout in the window, we will use frame class, guys. So let's create a simple program to see how the frame works. Well, what is a frame, right? So a frame is actually used to create divisions in our window. You can align the frames as you like with the side parameter of the pack method, guys. And button? Well, button is used to create a button in the window. We've already checked this out. It takes in several parameters like the text, FG, BG and all of that, and we already know. सो यहाँ पे अगर टेक्स्ट मतलब बटन के ऊपर टेक्स्ट मतलब जो बटन के ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, जैसे सबमिट है, कैंसिल है, लॉगिन है, वो टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा. FG मतलब फोरग्राउंड कलर, टेक्स्ट का जो कलर है वो आपको रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन जो भी बताना है
BG मतलब बैकग्राउंड कलर, मतलब वो बटन का आपको जो अलग अलग कलर्स बताने वो होगा। तो सपोज अगर मुझे बटन ब्लैक रखना है और उसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो रेड में बताना है, तो मैं फोरग्राउंड रेड रखूंगा और बैकग्राउंड ब्लैक रखूंगा। सो ये ऐसे होगा। और टेक्स्ट में मैं जो एग्जैक्ट टेक्स्ट उस पर डिस्प्ले होने चाहिए बटन पे, वो यहाँ पे लिखूंगा। Know this, right? Guys, I want you to note that the parameter of any widget method must be where to place the widget, right? So in the code that I'm going to show, we'll be using it in the place of window, top frame and bottom frame, guys. So guys, as you can see, I just opened up my PyCharm and this is the program that we're going to discuss. So we have imported tkinter and we have given it a title called edureka, and we'll be defining two frames, right? So top frame and the bottom frame that I told you. And now we'll create some widgets in the top frame and the bottom frame. So guys, first let me just go ahead and execute this so you can check out the output, and then we can compare the output side by side with the code to understand how it works. Well guys, as you can see, this is the output we have. Well, for button 1, we have the foreground color to be red, right? So it is red. And next button 2, we have green. And similarly for another button, but this is for a different frame, right? So this is for the bottom frame. So here we have purple and orange as well. Well, at this point, nothing will happen if we actually click the buttons because we haven't programmed the button to do anything for us, right? So we'll actually check that out in the future slides. So guys, we also need to check out how we can use the fill parameter, right? So let me just quickly go ahead and type in the code for that. So guys, this is the code for the fill parameter of the pack function. Well, let me go ahead and execute this so we can understand this better. Guys, as you can check out from the output, we're taking all the available X width because we have actually used the pack function to fill it up in that particular axis, right? So guys, again similarly for Y, right? So let me quickly go ahead and resize this window so you can just check it out, right? So यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो भी widgets हम लोगों ने ऐड किए और उसके साथ अगर मैंने पैक फंक्शन अगर यूज़ किया है, तो अगर मैं विंडो बड़ा करूँगा उसके साथ ये जो widgets है, लेबल है, बटन है, वो विंडो को फिट होगा। तो अगर विंडो बड़ा होगा उसके साथ वो भी बड़े होंगे, विंडो छोटे होंगे उसके साथ वो भी छोटा होगा। सो दैट्स व्हाई वी यूज पैक। ध्यान से देखो। So even though I'm resizing the window, it takes up the entire width that is available. So next we need to look at grid, guys. Well, grid is just another way to organize the widgets. It uses the matrix row column concept, right? So consider something like a 2x2 matrix or something. So let me quickly open up my code so we can actually get the output that we see on the screen right now. So guys, as you can check out, we're back into PyCharm. Well, this is the program to basically check out grids, guys. So let me walk you through this, right? So in line number 8, we actually have a label and we have put the text to be username. Well, this is actually put in the place of 0, 0, right? So it's on the top left. And then we have an entry widget, which is actually let us to put in any text of our own. And this is placed in row 0 and column 1, which is actually to the right side of the username. Well, next we have password. Again, same, it's a label, right? So this is placed on 10, which is like right below the username. And then we have another entry widget, which is similar, but this time it is row 1 and column 1. So this actually places it in the position of 1, 1. So basically, if you guys can visualize, we're actually placing it in 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1 in the form of a matrix, right? Hence, it's actually called as a grid. And lastly, we have a check button with the text saying keep me logged in, right? So the column span for it is actually 2. So let us quickly go ahead and run this and we can check out the output. So guys, as you can check out, we have the output as shown here, right? So we have username as a label, password as a label, and So यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्रिड पैटर्न यूज करने का बेनिफिट क्या रहता है, स्क्रीन पे आपके जो भी कंटेंट है, जो भी विजेट्स आप बता रहे हैं, जैसे यूजर नेम ये लेबल है, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स है, पासवर्ड लेबल है, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स है, बाद में एक चेक बॉक्स है, तो ये जो भी है ना ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में आएगा। सो अगर आपको सारी चीज़ें प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में रिक्वायर्ड अगर होता है तो वो टाइम पे हम लोग ग्रिड पैटर्न यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोग के पास टेबल होता है वैसे ये ग्रिड पैटर्न में सारे आपके जो विजेट्स है वो बहुत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होके आता है। तो यहाँ पे ये डिफ़िकल्ट नहीं है, हम लोग रेडीली अवेलेबल चीज़ें ही रीयूज़ कर रहे हैं, तो उससे आप एक बहुत अच्छा सा एक पेज बना सकते हैं। ध्यान से देखिए। Then we have the entry widget, so I can just put in anything, Anirudh, which is my name, and password. We have not hidden it at this particular point of time, but that can be done as well. So we'll put edureka or something. And that's about it, guys. So this is the check button, so all it does is yes or no. So it's pretty much binary, right? So either I've checked it or I haven't. So it is as simple as this, guys. So guys, now that this is done, let's quickly go back to our presentation to see what's next. So guys, next up I have for you is binding functions.
So it is really simple and it is a small concept that we have already covered. So let's get started. Well guys, calling functions whenever an event actually occurs is actually referred to as a binding function. Well, in the below example, you can actually click the button and it calls a function which is called as say_hi, right? So you can find it on this particular line, guys. Well, the function say सो यहाँ पे देखो बटन क्लिक इवेंट हम लोग कॉल कर रहे हैं. ये आपने इवेंट हैंडलिंग कंसेप्ट सुना रहेगा, नहीं सुना है तो याद रखना, वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज इवेंट हैंडलिंग. सो बटन क्लिक के ऊपर हम लोग बटन क्लिक दैट इज एन इवेंट और उसके ऊपर हम लोग कोई एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं. आपने जावास्क्रिप्ट में भी बेसिक सुना रहेगा, वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है. आपको अगर बेसिक जावास्क्रिप्ट भी अगर पता है तो उसमें भी हम लोग बहुत बार सर्टन पैकेजेस को इम्पोर्ट करते हैं. सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने टीके एंटर पैकेज जो है उसको इंपोर्ट किया है, विंडो क्रिएट किया, सेम फंक्शन है विंडो के लिए टीके एंटर डॉट टीके. टाइटल उस पर क्या आएगा, GUI, आपको जो देना है आप दे दो. फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया है तो DEF डिफाइन और डेफिनेशन. तो DEF इज अ कीवर्ड, ये लिखने के बाद ही आप एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं. ये सेम पैटर्न आप देखो हम लोग जो जावास्क्रिप्ट टाइप कुछ पढ़ते हैं उसमें भी ये ऐसे ही सेम पैटर्न्स फॉलो होता है. अब बाकी के जो प्रोग्रामिंग्स पढ़ते हैं ना उसमें क्या होता है, हम लोग void, int, string ऐसा कुछ डेटा टाइप लिखते हैं फंक्शन क्रिएट करने के पहले, void main. लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता है. पाइथन के आगे आप क्या लिखेंगे, DEF दैट इज डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन. तो DEF इज अ कीवर्ड जिससे सिस्टम को या कंपाइलर को पता चलता है कि ओके हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं. उसके आगे नेम ऑफ द फंक्शन, अभी हम लोग को पता ही है फंक्शन नेम में 2 वर्ड्स अगर है तो अंडरस्कोर आना चाहिए, स्पेस अलाउड नहीं है ऑफ कोर्स. ओपन एंड क्लोज राउंड ब्रैकेट्स आएंगे. उसके बाद में अभी आपने फंक्शन जो बना है इसमें आप फंक्शन में क्या लिख रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा टीके इंटर डॉट लेबल. एक लेबल बना रहे हैं हम लोग, मतलब जब कभी अगर ये फंक्शन कॉल होगा तो ये लेबल डिस्प्ले होगा. लेबल कहाँ पे डिस्प्ले होगा, विंडो के अंदर, जो विंडो आपने स्टार्ट ऑफ दिस कोड क्रिएट किया हुआ है. और उसके ऊपर टेक्स्ट क्या दिखेगा, वट एवर यू राइट. डॉट पैक मतलब विंडो अगर छोटा है तो इसका साइज छोटा हो जाएगा लेबल का, विंडो बड़ा है तो लेबल का साइज बड़ा हो जाएगा, इसके लिए पैक लिखा हुआ है. देन टीके इंटर डॉट बटन, हम लोगों ने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया अभी. अब ये देखो ये फंक्शन के अंदर नहीं है, ये फंक्शन के बाहर है. आपको दिख रहा है ना, लाइन स्पेसिंग जो है वो पाइथन में होते हैं, ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होता है, पैरेंथेसिस नहीं होते. सो यहाँ पे देखो अभी आपको टीके इंटर डॉट बटन लिखा है. अब ये बटन कहाँ पे आएगा, विंडो पे आएगा, तो इसके लिए हम लोगों ने विंडो लिखा. टेक्स्ट क्या दिखेगा बटन पे, क्लिक मी, दैट्स अ टेक्स्ट जो यहाँ पे दिखेगा. और कमांड में मैं यहाँ पे फंक्शन नेम लिख रहा हूँ. फंक्शन नेम क्या है हम लोगों का, से हाई, दैट्स आवर फंक्शन नेम. तो हम लोगों ने यहाँ पे कमांड पे क्या लिखा, से हाई सॉरी डॉट पैक. तो क्या होगा, आपके विंडो साइज के हिसाब से आपका जो बटन है वो एडजस्ट हो जाएगा. अब जब कभी अगर आप ये बटन पे क्लिक करेंगे कमांड कॉल होगा और वो कमांड में वैल्यू क्या आएगा, से हाई वाले फंक्शन में से जो भी रिजल्ट जनरेट हो रहा है वो. विंडो डॉट मेन लूप, जब तक आपका विंडो ओपन रहेगा तब तक ये लूप में कंटिन्यूस घूमते रहेगा और तब तक ये सारी चीजें आपको विजिबल रहेंगे. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं. say_hi actually creates a new label with the text saying hi, right? So it is as simple and straightforward as that. And later we actually have a button which says click me, and as soon as you have clicked, it actually sends the command to this function. And in this function we have the label which is print. So basically we'll have a button, and as soon as you click the button, whatever this function says is done. So it says print hi in a label, so hi will be printed, guys. So let's quickly go ahead and check the code. So guys, I've quickly opened up my PyCharm and this is the particular program we were discussing, right? So let me quickly go ahead and run it. So guys, now that is actually run, check out the output, right? So we have a button which says click me. So as soon as I click the button, it says hi. Well, hi is being printed because of the label text here, right? So I can change this to anything else. So let's say I say Edureka. So let me quickly go ahead and run this now. So again, as you can check out, we have arrived at the click me button. So as soon as I clicked it, it says Edureka. Pretty much simple, right? So another way to bind the functions is to basically use events, guys, which is exactly what we're going to check now. Well, there are certain events such as mouse move, mouse over, clicking and scrolling and all of that, right? So basically the button one parameter of the bind method is to the left clicking event. सो आप गेम्स में ये नॉर्मली हम लोग जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसमें ये इवेंट हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है. इवेंट्स का मतलब है यूज़र के साइड से जो एक्शन होगा दैट इज कंसिडर्ड एज एन इवेंट, और यूज़र के साइड से जो एक्शन हो रहा है वो टाइम पे आप क्या आपका प्रोग्राम क्या सामने रिजल्ट जनरेट करेगा. तो
सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे लेफ्ट क्लिक अगर हो रहा है माउस पे, मिडल क्लिक अगर हो रहा है, राइट क्लिक अगर हो रहा है, तो वो टाइम पे क्या करना है आपको, डबल क्लिक है माउस event. So that is सो ये टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपने देखा रहेगा कि बहुत बार माउस ओवर इवेंट होता है, तो आप बहुत सारे प्लेसेस पे जब जाते हैं तो माउस ओवर में वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत बार माउस ओवर इवेंट जब अगर वो आता है तो उसमें आपके जो विजेट्स रहते हैं या टेक्स्ट बॉक्स या कुछ रहता है उसका कलर चेंज हो जाता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोगों ने माउस उसके ऊपर लिखी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, तो वो सेम चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखो। is whenever you click the left mouse button on your mouse. And button 2 is for middle click and button 3 is for the right click, right? Well, middle click is basically clicking on the wheel. And here we are actually binding the left click event to a particular button, right? So I'm going to be showing you that particular code. But you can actually bind it to any other widget that you want. You will actually have a lot of different parameters for a lot of events, right? So let's check the code together. So guys, we are back into PyCharm. So let me quickly go ahead and execute this. So as you can check out, there is a button which says click me, right? So what happens as soon as I click, it keeps printing hi for me. How is this happening, right? So check out the particular code. Again, we have a function which says say underscore hi, and we have a label which is going to print hi for us, right? But then we have a button which says click me, which we already discussed. But then check the bind function, right? So we have something called as a bind function, which is binding our particular button 1 to our particular function, right? So as soon as my button 1 is actually clicked, whatever is in the say hi function, which is actually printed. Well, first is actually the event here in the parameters, and second one is actually the function. So I want you guys to note it at this point. So every time I keep clicking, hi is going to be printed, guys. Simple, right? So guys, clicking events are basically 3 different types, right? As I've mentioned, left click, middle click, and the right click. So now we can actually check out how a particular function can be called based on the event that occurs, right? So I'm going to show you a program and I'm going to run it. So as soon as we click the left, middle, and the right button, it actually calls to a specific function instead of one generic function, right? So in this particular case, we have say underscore hi when we click a left mouse button, right? But in the next case, we're going to have each individual functions for left, middle, and the right click buttons as well. So let's check out the code. So guys, here is the code, right? So again, we have 3 functions here, left click, middle click, and the right click. When we have a left click, we're going to have a label which says left click for us, similarly for middle click and right click as well. So next, check out the binding here. So instead of 1, we have actually bounded to 3 particular functions. So when we click the left mouse button, it is going to take us to a function which is left underscore click. Again, button 2, which is the middle click button, is going to take us to the middle click function. Button 3, which is the right click, is going to take us to the right click function. It is as straightforward as that. So let me quickly go ahead and run this. So as you can see, I already clicked it, so it says left click. So let me go ahead and do a middle click. Now the right click, right? So this will actually keep changing in whatever order I particularly do it, guys. Simple, right? So next up, let's see how we can add images and icons into our window. Guys, it's really simple, so follow through with me, right? We're going to be using the photo image method to add our particular image. So let's quickly go ahead and add the Edureka logo, for example. So guys, we're back in PyCharm right now. So let me quickly go ahead and execute this. Well, as you can check out, the output is good enough for us, right? So what are we using here? As I've mentioned, we are actually using the photo image method for us. And there is one parameter. अब अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे हम लोग HTML में इमेज टैग यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, tkinter डॉट फोटो इमेज, और उसके आगे हम लोग फाइल का एग्जैक्ट लोकेशन या पाथ सेट कर देंगे। नाउ अगर आप ट्राई करेंगे कि आपका कोई एक इमेज जो है उसका लोकेशन आप प्रॉपरली मेंशन करो, तो विदाउट कोई प्रॉब्लम वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप PNG JPG कोई एक इमेज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उसके आगे अगर आप देखेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे लेबल बता दिया है, लेबल में हम लोग इमेज आइकन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बराबर है। देन उसके आगे पैक है, तो आप इमेज का आपका विंडो बड़ा छोटा करेंगे, उसके हिसाब से ये इमेज भी बड़ा छोटा हो जाएगा। For this, which is actually called as file. So check it out here, right? So file is basically the location of the file. And guys, do make sure that the file actually exists, right? So if the file doesn't exist, you'll actually get an error. And again, we're using the label to actually print the image as an icon for us. Pretty simple, right? So let me quickly go back to my presentation and we can see what's next. And guys, now this is the interesting part you all were waiting for all this while, right? So here is an amazing use case that we can build using tkinter with all of the concepts that we have learned today. So we'll be designing our own simple calculator app using tkinter and all of the concepts that we have learned. And after this, you can design almost any kind of simple stuff ranging from a calculator or a game of your own like chess or something, right? So you can do all of this using tkinter, guys. So exciting, right? So let's quickly dive into the code of the calculator and I'll walk you through the same.
So guys, I'm back into my PyCharm and this is the code that we're talking about, right? So basically we have set our geometric to be 312 cross 324, the title to be calculate, right? So we're creating the basic window at this point of time. And then we actually have a button underscore click function, which actually updates the input field continuously when you enter numbers, right? So basically we have an expression and then we're going to add it to whatever we get. So expression actually stores the latest value for us and string of item is when we are actually inputting it, right? And lastly, we need to set that expression. So we have text.set of expression to actually save that for us. And next, we have button underscore clear function. Well guys, this is basically used to clear the input field as the name suggests. So the expression is made blank as you can see in line number 20 and it is being set to empty as well. And next up, we have something called as button underscore equal. Well, this function actually calculates the expression present in our particular input field. So as you can see, we have a result variable, right? So it is particularly string and we're using it to evaluate a particular expression. Well, the eval function evaluates the string expression directly, right? And you can also implement your own function to actually evaluate the expression instead of an eval function. So in this case, we've used the eval, but you can do it on your own as well. And whatever output we get from the result is being set again. So this is the particular frame we'll be creating for the input. So we have the width to be 312, the height to be 50, and all of the highlight backgrounds, right? So like black, highlight color is black again, and all of that, right? And here from the pack function, the side is considered to be top. So next we need to create an input field inside of the frame. Well, we have an entry function and then the particular font is set as well using the font parameter. So in this particular case, let us consider Arial, font size to be 18 and the characteristics to be bold. And the width is 50 and we have actually set the background color, right? But check out line number 44 guys. We have something called as the iPad E. Well guys, the iPad E is actually an internal padding which is used to increase the height of our input field. And next we'll be creating another frame for the button which is below our particular input frame guys. So again we are creating another frame, we have given it its width, height and the background color to be gray. And now on, we're actually defining the rows of the calculator, right? So in the first row, we have the button, right? So we have C and we have divide. C is for cancel and divide is for the function. In the second row, we have the numbers 7, 8 and 9. In the third row, we have 4, 5, 6 and minus. In the fourth row, we have 1, 2, 3 plus. And in the fifth row, we have 0, dot and equal to, right? And lastly, we're running the main event loop so that it lets us close it manually instead of automatically it closing for us, right? So let me quickly go ahead and run this. So guys, as you can check out, I think now you'll get a better picture, right? So the first row was C and slash, the second row was 7, 8, 9 and multiplication, similarly until 0, dot and equal to, right? So let's quickly go ahead and do a simple operation, right? So 100 plus 2 is 102. We're using the eval function, so it's doing all of the calculations for us, right? So we can do 80 divided by 10 or something. And again, 8.0, it's a floating number. And C is actually used to clear the input field for us. So this is pretty much simple, right? So you understood all of this particular code and it is not complex as it looks, right? So if I actually try to hide the code and show you only the calculator, you'll think that this is very complex to do, right? But as you guys saw for yourself, this is as easy as this, even for a short app like a calculator, right? So you can do whatever you want with this and the number of opportunities are endless, guys. So let me quickly go back to my presentation and conclude the session, guys. Well, we checked out everything from the basics of GUI to what is tkinter, and later we checked out so many widgets and we used them all together. Okay, so in the end as well. अगर Well, आप देखेंगे concepts तो such as event hand. सिंपल वे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम लोग विजेट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो ये सेम जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको बेसिकली करना क्या है कि इसमें जो अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा है वो सेम एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है. एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग के पास पाइथन मैनुअल है, उसमें से मैं आपको सर्टन पॉइंट्स बताता हूँ, प्रोग्राम्स बताता हूँ विजेट्स वाले जो आपको ट्राई करना है. फर्स्ट थिंग आपको करना क्या है, ये जो वीडियो मैंने शेयर किया है इसके अंदर जो भी बेसिक वाले पॉइंट्स बताए हुए हैं, कैलकुलेटर वाला छोड़ के बाकी के जो बेसिक विजेट्स हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं वो जो बताया वो पार्ट आपको अभी परफॉर्म करना है. मैं विजेट्स के अंदर नया आज नहीं बता रहा हूँ, ये होने के बाद में हम लोग कैलकुलेटर वाला जैसे वहाँ पे बताया वैसा एक कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम हम लोग ट्राई करेंगे. उसके पहले आपको ये वीडियो के अंदर जो प्रोग्राम्स बताया वो आप एक बार ट्राई करो और उसका आउटपुट जो है वो यहाँ पे पेस्ट करो. बहुत सिंपल वे में बताया, एक आध बार और आप अगर ये वीडियो गो थ्रू करोगे तो आपको बहुत सिंपल वे में समझ में आएगा. बिकॉज हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल लैब में नहीं मिल रहा है, तो अगर मैं आपको वहाँ पे कुछ आउटपुट बताऊँ वो पॉसिबल नहीं हो रहा है. सो बेटर कि आप एक बार ये सेम फॉलो करो और इसमें जो हम लोगों को प्रोग्राम्स दिए वो जल्दी से आप एग्जीक्यूट करके आउटपुट मुझे यहाँ पे चैट विंडो में पोस्ट करो.
जल्दी से गाइज, आप 12:15 हुआ है, 12:35, 20 मिनट्स है आपके पास। एटलीस्ट आपके 4 प्रोग्राम्स तो उसमें से सिंपल से विजेट वाले होने चाहिए, जल्दी करो। ओके गाइज, सो इसके साथ में आप अगर देखेंगे यहाँ पे ये हम लोगों का मैनुअल है। मैनुअल में प्रैक्टिकल नंबर 9 जो है वो GUI के ऊपर ही है, विजेट्स एंड GUI टीके इंटर देखो यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये सेम अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि हम लोग क्या कोड होगा और उसका आउटपुट क्या रहेगा। सो ये वाला जो प्रैक्टिकल 9 है, देखो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, फ्रॉम टीके इंटर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। स्टार का मतलब सब कुछ हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे रूट है जहाँ पे हम लोगों ने टीके कॉल किया है। कैनवस है, कैनवस का मतलब जिसके ऊपर हम लोग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे उसके आगे हम लोगों ने क्या बोला, रूट है, और उसके आगे बैकग्राउंड कलर रेड है। विड्थ 500 बाई 500 का होगा, और इसको हम लोग पैक कर रहे हैं, तो मतलब जितना बड़ा छोटा विंडो होगा उसके हिसाब से इसका भी साइज चेंज होगा। और लेबल में हम लोग यहाँ पे विंडो की जगह पे रूट लिखा हुआ है, और टेक्स्ट में हम लोग क्या डाल रहे हैं, हेलो वर्ल्ड ऐड कर रहे हैं। एंड उसके बाद में एंड डॉट पैक एंड मेन लूपिंग कंटिन्यू चलते रहेगा। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये आपका आउटपुट है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हे हाउ आर यू डूइंग। सो ये हम लोगों का एक बटन है यहाँ पे। तो हम लोगों ने टीके इम्पोर्ट यहाँ पे फ्रॉम टीके इम्पोर्ट टीके इंटर इम्पोर्ट सब कुछ इम्पोर्ट किया। विंडो की जगह पे रूट लिखा हुआ है, ठीक है। देन स्ट्रिंग वेरिएबल हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, और मैसेज, एक मैसेज हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो मैसेज फंक्शन बना है जिससे आपका एक मैसेज टाइप विंडो आएगा। तो आप यहाँ पे विंडो लिख सकते हैं या रूट भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट वेरिएबल में हम लोगों ने VAR लिखा है यहाँ पे, रिलीफ रेज्ड, मतलब जब कभी अगर विंडो ऐड होगा वो टाइम पे यहाँ पे ये जो मैसेज है वो रेज होगा। और मैसेज में क्या आएगा, क्या मैसेज सेट करेंगे हम लोग, वो यहाँ पे दिया है। और लेबल डॉट पैक, ये तो हम लोग को पता है। सेम वे बटन के लिए हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। सो बटन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली इम्पोर्ट टीके इंटर एंड टीके मैसेज बॉक्स आएगा। देन टॉप टीके इंटर डॉट टीके, ये तो सेम वही है। कहीं कहीं पे आप अगर देखेंगे तो हम लोगों ने रूट लिखा हुआ है, या कहीं कहीं पे विंडो की जगह पे दूसरा नाम लिखा है, तो आप इजीली वो भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉल बैक फंक्शन है, डिफाइन स्पेस है, DEF स्पेस हेलो कॉल बैक, दिस इज द फंक्शन, और बाद में स्पेस आएगा, देखो यहाँ पे दिया है डिफाइन हेलो कॉल बैक है। उसके आगे हम लोगों ने टीके मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो क्या बताएंगे, हेलो पाइथन हेलो वर्ल्ड। और उसके आगे हम लोगों ने टीके इंटर डॉट बटन, टॉप पे आएगा टेक्स्ट क्या दिखेगा, हेलो कमांड। कमांड पे हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, और पैक बनाएंगे हम लोग उसका, और ये मेन लूप में चलते रहेगा। सो ऐसा कुछ आपका आउटपुट आएगा। सेम वे एंट्री में भी हम लोग वही सेम कर रहे हैं। लेबल हम लोग बता रहे हैं, लेबल के बाद में यहाँ पे देखो ऐसा कुछ आएगा, यूज़र नेम आएगा, यहाँ पे एंट्री करेंगे हेलो, और वो आप सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। देन चेक बटन हम लोग बना रहे हैं, तो जो हम लोगों ने वहाँ पे वो वीडियो में देखा वैसे ही सेम चेक बटन हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। सो वो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ चेक बटन दिखेगा म्यूज़िक एंड वीडियो के लिए। देन सेम वे रेडियो बटन आएगा, तो यहाँ पे हम लोग सेम वे में रेडियो बटन ऐड कर रहे हैं जिसके ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस हम लोग रख सकते हैं। देन सेम वे स्केल आ सकता है, तो स्केल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, ये ऐसा कुछ स्केल आएगा, ग्रेड स्केल। तो यहाँ पे हम लोग नंबर्स को वेरी कर सकते हैं, ऊपर नीचे ये वैल्यू चेंज करेंगे वैसा ये नंबर चेंज होगा। सो ये बेसिकली आपके सर्टन टीके इंटर वाले मतलब GUI वाले प्रैक्टिकल्स है, दैट इज़ प्रैक्टिकल नंबर 9। सो अभी मैं आपको नया कुछ नहीं करा रहा हूँ, ये जो प्रैक्टिकल्स है ये आपको ट्राई करना है। प्रैक्टिकल नंबर 9 पूरा ये हम लोगों का वही सिंपल सा GUI वाला प्रैक्टिकल है जो सारे प्रोग्राम्स आपको आज ट्राई करना है। तो यहाँ पे नया कुछ भी अभी आज नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल आपको ट्राई करना है और वो वीडियो के जो प्रोग्राम्स हैं। एंड रिमेंबर, जो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आप फॉलो कर रहे हो आपको पाइथन बहुत प्रॉपरली इजीली समझ में आएगा। अगर आप खाली सुन के छोड़ रहे, अब खुद से आप अगर एफर्ट्स नहीं डाल रहे तो फिर पाइथन भी समझ में नहीं आएगा, और नेक्स्ट टाइम आप जब भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। सो बेटर कि आप थोड़ा सीरियसली ले। घर पे कोई बोल नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने साइड से एफर्ट्स ना डालें। आप अपने साइड से एफर्ट्स डालो, बिकॉज आज आप घर पे हो और मैं यहाँ पे पढ़ा के छोड़ दूंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है नेक्स्ट टाइम, लेकिन जब आपको अगर जॉब पे लगना है तो ऐसा पढ़ के कोई जॉब नहीं देगा। सो प्लीज़ अपने साइड से एफर्ट्स डालो थोड़े।